Hello students, so today we are going to start some important questions on chemical kinetics. तो हम chemical kinetics के वैसे तो हमने लास्ट लेक्चर में भी कुछ क्वेश्चंस किए थे, लेकिन अब हम कुछ और हॉट क्वेश्चन और कुछ अच्छे क्वेश्चंस लेंगे इस लेक्चर में. सो chemical kinetics आई एम गोइंग टू स्टार्ट. तो मोस्टली हम फर्स्ट ऑर्डर और जीरो ऑर्डर से क्वेश्चन लेंगे क्योंकि एग्जाम्स के अंदर ज़्यादातर वही पूछा जाता है. The first question is on our screen. The activation energy हमें दे रखी है for the reaction which doubles the rate when the temperature is raised from 298 Kelvin to 308 Kelvin. इसका मतलब हमें बेसिकली इस क्वेश्चन के अंदर दो टेम्परेचर दे रखे हैं, राइट? तो एक जो टेम्परेचर हमें दे रखा है वो दे रखा है, मान लो T1 जो दे रखा है हमें वो 298 केल्विन है, और फिर वो कितना हो गया है, T2 हो गया है. तो T2 से वो कितना हो गया हमारे पास 308 केल्विन. तो मेरे पास 298 केल्विन से मेरे पास हो गया है 308 केल्विन. ठीक है. तो अब अगर मुझे यहाँ पे बताना हो एक्टिवेशन एनर्जी बतानी है, ठीक है, और हमारा रेट भी डबल हो गया है. तो अगर रेट डबल हो गया होगा तो मान लो अगर मेरे पास K1 K रहा होगा तो K2 मेरा कितना हो जाएगा, तो 2K हो जाएगा, राइट? तो बहुत सिंपल सी बात है. तो इसका मतलब इफ आई टॉक अबाउट हियर, तो अगर मैं यहाँ पे वही वाला फॉर्मूला लगाता हूँ जो हमने एरेनियस इक्वेशन से देखा था, तो हमारे पास क्या फॉर्मूला है वो, सो लॉग K2 बाई K1, राइट, माइनस का EA बाय 2.303 R. ऑल्दो इस बार CBSE ने ये वाला फॉर्मूला कट कर दिया है कि बोर्ड में नहीं आएगा, लेकिन एंट्रेंस के लिए अभी ऐसा कोई कंफर्मेशन नहीं है, तो इसलिए वो हमें करना पड़ेगा. तो ये वाला फॉर्मूला हमारा हेरेनियस इक्वेशन से आता है कि जब हमारे पास एक्टिवेशन एनर्जी सेम होती है और टेम्परेचर हमको दो टेम्परेचर्स दिए होते हैं, राइट? तो अब हमारा अगर मुझे K2 अपॉन K1 करना है तो K2 कितना हो जाएगा 2K, और अगर K1 कितना है मेरा K, तो इट मीन्स फाइनली आई विल गेट द वैल्यू ऑफ 2, राइट? क्योंकि 2K और K, तो K से K चले जाएगा तो 2 ही तो बचेगा, क्योंकि K2 मेरा डबल हो रहा है ना एज पर क्वेश्चन. तो ये K1 है, तो K से K कट जाएगा तो 2 ही तो बचा, तो ये मेरे पास 2 आ गया. माइनस का एक्टिवेशन एनर्जी हमें निकालनी है 2.303. आर की वैल्यू कितनी होती है 8.314, और हमें T2 कितना दे रखा है 308, माइनस और ये कितना दे रखा है 298. हमेशा केल्विन में लिया जाता है. सो आफ्टर सॉल्विंग दिस, और log 2 की वैल्यू हमें पता है, राइट? तो अब हम कितना निकाल लेंगे, फिर पूरा का पूरा सॉल्व करके EA की वैल्यू निकाल लेंगे, राइट? तो बस log 2 की वैल्यू रखनी है 0.3010, इन सबको कैलकुलेट करके यहाँ पे वैल्यू माइनस करके, ठीक है, EA की वैल्यू हम, सिंपल कैलकुलेशन है, आई डोंट वांट कैलकुलेशन हियर, तो वो हम खुद ही कर सकते हैं, राइट? तो कैलकुलेट करो और आंसर निकालो, इसमें और कुछ था ही नहीं. तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था. आई होप समझ में आ गया होगा. फॉर्मूला याद रखना है, फॉर्मूला याद नहीं है तो हम नहीं कर पाएंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर है. कह रहा है एक हाइपोथेटिकल रिएक्शन है A2 प्लस B2 गिव्स 2AB. ठीक है, तो ये हमारे पास एक रिएक्शन है. तो ये रिएक्शन हुई कैसे, इसका मैं मैकेनिज्म दिखा रखा है. पहले A2 था हमारे पास, वो फास्ट रिएक्शन थी, तो वो A और A में टूट गया. फिर इनमें से एक ये वाला जो A है, फिर ये A B2 के साथ जुड़ा, ये वाला A यहाँ पर आ गया, तो ये B2 के साथ जुड़ा, तो फिर इसने क्या बनाया, A प्लस B बनाया, और फिर A प्लस बी फास्ट हुआ, फिर इसने A भी बना लिया. तो ये इस तरीके से दोनों के साथ यही हुआ है, राइट? तो इस तरीके से हमारे पास ये रिएक्शन हुई है, ठीक है, फास्ट है, स्लो है. तो अब हमें बेसिकली ये पूछ रहा है कि बताओ दी ऑर्डर वुड बी 0, 1, 2 या 3/2. तो हमें इस रिएक्शन का ऑर्डर बताना है. तो अब हमें ये इतनी सारी चीजें अगर दे रखी है और इसका यूज करके अगर मुझे ऑर्डर बताना है, तो हमें एक बात पता है कि जो भी मेरे पास रेट लॉ होता है तो वो हम हमेशा किसका लिखते हैं, जो स्लो होता है. तो ये मैकेनिज्म जो हमारे सामने है, तो इस मैकेनिज्म के अंदर स्लो रिएक्शन कौन सी है, सो दिस इज माय स्लो रिएक्शन ना, राइट? तो ये A और ये जो B2 हमें दे रखा है, यहाँ पे स्लो लिखा हुआ है, एंड स्लो इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप. सो इफ स्लो इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, सो वी कैन राइट द रेट लॉ हियर. तो अगर मैं रेट लॉ यहाँ पे लिखूंगा, तो माय रेट लॉ वुड बी
तो अब अगर इस लॉ को देख के हमेशा रेट लॉ लिखना चाहें तो मैं रेट लॉ को लिख सकता हूँ। रेट लॉ एक एक्सप्रेशन बताता है, राइट? तो के, अब ये अगर मैं इस लॉ को देख रहा हूँ तो एक ये रहा और एक ये रहा, तो इसका मतलब a की पावर 1 और b2 की पावर 1, तो ये मेरे पास रेट लॉ है, ठीक है, ओके। तो अब अगर मेरे पास ये जो a है, अगर मैं a को यहाँ पे ध्यान से देखता हूँ तो वो मेरे पास इंटरमीडिएट है। सी, इस क्वेश्चन के अंदर हमें ये पता है कि स्लो से हमें सब कुछ करना है, ये a का, तो ये a है मेरे पास, राइट? यहाँ पे भी 1a है। तो देखो हमें क्या पता है कि 2a आ रहे हैं किससे? a2 से। तो अगर 2a मेरे पास a2 से आ रहे हैं तो फिर a के कैसे आना चाहिए? कहना इसे रूट a2 से। अगर a2 मेरे पास 2a दे रहा है तो फिर एक a कौन दे रहा होगा? रूट a2 ही तो दे रहा होगा ना, उसका अंडर रूट, क्योंकि हमें पता है कि जो रेट कांस्टेंट होता है, तो जो रेट होता है मेरे पास, रेट लॉ के अकॉर्डिंग हम देखते हैं, तो वो मेरे पास क्या होगा? रूट के इज इक्वल टू मेरे पास a2 होगा, k इंटू में a2। लेकिन हमें पता है कि ये जो a2 है ये 2a बना रहा है, तो हमें तो सिर्फ इस लो के अंदर एक ही a को देखना है अभी। तो अगर मैं एक ही a को देख रहा हूं तो उस टाइम के लिए तो फिर मेरे पास रूट a2 हो जाना चाहिए ना, राइट? तो इसका मतलब यहां से जो मुझे रिलेशन पता लग रहा है, क्योंकि एक a2 अगर 2a दे रहा है तो एक a कैसे आएगा? रूट a से आएगा, राइट? तो इसका मतलब मुझे एक रिलेशन पता लग गया कि a जो एक इंटरमीडिएट है, इसलिए a के लिए जो फॉर्मूला लगना चाहिए वो क्या हो जाना चाहिए? k इंटू a2। हाँ, अगर मुझे ए स्क्वायर चाहिए होता तो मैं के ए टू लिखता, लेकिन अब वो मेरे पास क्या हो जाएगा? के इंटू में ए टू। तो अब अगर के इंटू में ए टू है तो क्या मैं वैल्यू पुट कर सकता हूँ इसके अंदर? ये हॉट क्वेश्चन में आता है। तो इट मीन्स अगर अब मैं इसी के अंदर वैल्यू पुट करता हूँ ए की, तो ये मेरे पास हो जाना चाहिए के। अब ए की जगह पे मैं क्या लिखूंगा? यही वाली वैल्यू, के इंटू रूट ए टू, क्योंकि मुझे ए टू और बी टू चाहिए मेन, इसलिए मैंने ये करा है, ओके। क्योंकि मेन रिएक्शन ऊपर तो ए टू और बी टू में ही हो रही है ना, साफ साफ दिख रहा है। मेन रिएक्शन तो ए टू और बी टू में हो रही है, इसलिए मुझे उस रिलेशन में चाहिए था, राइट? तो अब मेरे पास ये आ गया। तो अब देखो मेरे को अगर ऑर्डर निकालना है तो इसकी ए टू की पावर कितनी है? हाफ, और बी की पावर कितनी है? 1। तो ऑर्डर क्या होता है? ऑर्डर होता है पावर का समेशन। तो अगर ऑर्डर पावर का समेशन ही है तो फिर मेरे पास कितना हो जाएगा? तो इसका मतलब ऑर्डर जो होगा दैट वुड बी इक्वल टू 1/2 प्लस का 1। तो ये मेरे पास कितना हो जाएगा? 3/2। एम आई राइट? तो इसका ऑर्डर कितना हो जाना चाहिए? तो इसका ऑर्डर होगा 3/2। तो बस इस टाइप का रिलेशन पता होना चाहिए कि हमारे पास जो मेन रिएक्शन है वो A2 के टर्म्स में है, तो इसलिए आपको भी जानबूझ के उसे A2 और B2 के टर्म्स में ही निकालना पड़ेगा। बेशक आपका इंटरमीडिएट वाली रिएक्शन स्लो रिएक्शन में A था, तो हमने जानबूझ के इसे A2 बनाया ना रिएक्शन को देखकर, ठीक है? तो जब भी इंटरमीडिएट वाला केस होते हैं हमें इसी तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है, ठीक है? तो ये वाला क्वेश्चन भी आई होप इजिली आ गया होगा, थोड़ा सा सोचना होता है बस। Now we have our next question. In a reaction, A is converted to B. इसका मतलब बोल रहा है कि हमारे पास A था और वो किस में कन्वर्ट हो रहा है? वो B में कन्वर्ट हो रहा है। तो A is converted to B. The rate of reaction starting with the initial concentration of A as to into 10 की पावर -3. तो जो initial concentration हमें दे रखी है, तो initial concentration is given to us. That is 2 into 10 की पावर -3 मोलर, ठीक है? एंड 1 into 10 की पावर -3, मतलब दो हमें कॉन्सेंट्रेशन दे रखी है, ठीक है? तो 1 into 10 की पावर -3 मोलर इक्वल टू 2 इंटू ये इतने मोल पर, तो अच्छा ये हमें मोल पर सेकेंड में दे रखा है, आई मीन एम पर सेकेंड में दे रखा है। तो इसका मतलब ये मेरे पास रेट ऑफ द रिएक्शन है, और अगर ये मेरे पास रेट ऑफ द रिएक्शन है, ये रेट ऑफ द रिएक्शन ही होता है, ठीक है? तो रेट ऑफ द रिएक्शन हमें इसके लिए कितना दे रखा है? रिस्पेक्टिवली की बात कर रहा है ना, तो इसलिए तो इस वाले के लिए ये होगा 2 into 4 into 10 की पावर -4, और ये वाला कितना हो जाएगा? 0.60 into 10 की पावर -4 मोल पर सेकेंड, मोल पर सेकेंड। तो अब ये मुझे इस तरीके से इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन एंड द रेट ऑफ द रिएक्शन हमें दे रखा है। कह रहे दी ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू ए। तो हमें ऑर्डर बताना है विद रिस्पेक्ट टू ए,
तो देखो अब इस क्वेश्चन को हमें कैसे करना चाहिए. सो यस, इन दिस व्हाट वी हैव टू डू, हमें रेट बताना है. अगर तो देखो रेट अगर हमें के टर्म्स में बताना है तो ये क्या हो जाएगा, रेट ए इंटू ए के टर्म्स में बताना है तो पता नहीं कितनी पावर रही होगी. इट्स कंप्लीटली अननोन टू अस, राइट, एक्स. तो अब देखो हमें क्या पता है, हमें रेट, हमें जो रेट पता है कि पावर क्या होती है, मतलब रेट हमें दे रखा है. तो 2 × 10⁻⁻⁴, अगर मैं इसको लेके करता हूँ तो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन में कितनी दे रखी है ये, तो इट इज इक्वल टू के, और 2 × 10⁻³ की पावर एक्स है मेरे पास, राइट. ठीक है, दूसरा वाला हमें क्या दे रखा है, 0.60 × 10⁻⁻⁴ ये दे रखा है, और इसकी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन दे रखी है, इज इक्वल टू के 1 × 10⁻³ इंटू एक्स, राइट. हमें ये इस तरीके से दे रखा है. एक काम करते हैं, दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर देते हैं, तो के से के कट जाएगा. अच्छा, इसको काटेंगे, देखो ये 60 ये 2.4 है, तो क्या ये चीजें कट रही हैं आपस में. देखो सबसे पहले बात तो यही हमारा पूरा पूरा कट रहा है, तो बस यहाँ पे बचेगा 2 × 2 रेज़ टू पावर एक्स, राइट. तो 1 की पावर एक्स तो 1 ही होता है, तो अभी मेरे पास 2 × x हो गया, और यहाँ पे कितना आना चाहिए मेरे पास. तो देखो ये 4 पे चले जाएगा ना, 64 × 24, 6 4 × 24, तो इस तरीके से, तो इट वुड बी अराउंड 4, राइट. तो अब इसे, अब बेस सेम होता है तो पावर भी इक्वल हो जाती है, तो अगर मुझे इसे लिखना चाहे तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ. तो इट मीन्स व्हेन बेसिस आर सेम, सो इट मीन्स वी कैन से x इज इक्वल टू 4. तो मेरे पास जो आएगा वो हो जाएगा मेरा x इज इक्वल टू 4. तो यहाँ पे जो मेरा ऑर्डर बनेगा, इस पूरे सब कुछ हमें दे रखा था, बस इसके अकॉर्डिंग हमें बताना था. तो इट मीन्स जो मेरे पास ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन आएगी, इट इज इक्वल टू 2. बहुत सिंपल. ओके. कभी कभी क्वेश्चन इस तरीके से भी आते हैं कि वैसे तो ये थियोरेटिकल है, लेकिन कभी कभी दे कैन इजीली आस्क यू व्हाट इज द स्लोप फॉर द अरेनियस इक्वेशन. तो स्लोप हमें बताना होता है, तो उसके लिए अब स्लोप पूछ रहा है तो चार ऑप्शन दिए जा सकते हैं. तो हमें पता है कि अरेनियस इक्वेशन क्या होती है, के इज इक्वल टू ए ई माइनस का ई ए बाय आर टी, राइट. तो ये मेरे पास होती है अरेनियस इक्वेशन. सो इफ यू टेक द लॉग बोथ साइड, तो अगर मैं लॉग लेता हूँ, एल भी ले सकते थे, राइट. एल के अकॉर्डिंग भी हमें बहुत सारे न्यूमेरिकल करने होते हैं, लेकिन हम लॉग लेके करें तो फिर 2.303 आएगा ऊपर, जिसको हम उस साइड लेके चले जाते हैं, राइट. तो माइनस का जो पावर होती है वो आगे आ जाती है, लेकिन चूंकि हमने 2.303 आगे नहीं लगाया तो हमें फिर यहाँ पे लगाना पड़ेगा. ठीक है ना, आप सोचो कि हमने 2.303 लगाया है, फिर डिवाइड कर दिया 2.30 से, तो नीचे ही तो आ जाएगा, राइट. तो ये मेरे पास अपने आप में एक इक्वेशन आती है लॉग लेने के बाद. अब हमें पता है, अगर मैं इसे कंपेयर करूंगा तो हमें क्या पता है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी होता है. तो ये मान लो एम एक्स प्लस का सी है ये, इस तरीके से. तो जो स्लोप बन रहा है वो क्या बन रहा है, यही तो बन रहा है, राइट. अगर मैं 1/t के t को x ले लूंगा, 1/t को, तो मेरा जो स्लोप बनेगा वो क्या हो जाएगा, तो स्लोप वुड बी, तो कंपेयर करने का मुझे पता है कि स्लोप जो बनने वाला है वो क्या बनेगा, e माइनस का ई ए अपॉन में 2.303 r, जब x हमारा 1/t होगा, और c हमारा क्या होगा, y इंटरसेप्ट log a. तो माइनस का है, इसका मतलब ये ग्राफ भी अगर बनेगा तो वो डिक्लाइनिंग वाला ग्राफ बनेगा, राइट. तो इस तरीके से भी हमारे पास एग्जाम में पूछ लेता है वो, राइट. So the question was the first order reaction. Find the relation for the time for the required for the 99% completion, right? So it is given to you T1 and the time required for 90%. तो एक टाइम है हमारे पास जिसमें 99% completion हो रखा है. तो हमें फर्स्ट ऑर्डर का टाइम तो पता ही है कैसे निकालते हैं. तो हमें क्या फॉर्मूला पता है, 2.303 के लॉग इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन हमेशा कितनी होती है, 100%, राइट. और अब परसेंट में दिया है तो 99% दे रखा है, तो फिर बचा कितना होगा, ओनली 1% बचा होगा, राइट. बहुत सिंपल. और ऐसे ही अगर मैं T2 के लिए निकालता हूँ तो T2 हमारे पास ये 90% अगर चला गया तो बचा कितना मेरे पास, तो सिर्फ बचा मेरे पास 10%, राइट. तो ये हो जाएगा मेरे पास 2.303 के लॉग 100% इनिशियल था, और अब बचा कितना है मेरे पास, सिर्फ और सिर्फ 10%, राइट. तो एक जीरो से एक जीरो कटेगा तो log 10 बचेगा, और log 10 कितना होता है मेरे पास 1. तो ये तो मेरे पास डायरेक्ट ही आ जाएगा,
T2 इज इक्वल टू 2.303 के, क्योंकि log 10 1 होता है। और यहाँ पे कितना आ जाएगा, log 100 है, log 100 की वैल्यू कितनी होती है 2, तो ये हो जाएगा 2 इंटू में 2.303 बाई के। तो इसका मतलब T2 क्या है, T2 T1 क्या है, T2 से 2 टाइम्स है। तो अब अगर मुझे इसको बराबर करना होगा तो बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे, तो इट मीन्स अगर मेरे पास T1 ये है और हमें T2 के बराबर करना है तो T2 को क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा T2 से, राइट, आई मीन 2 से, तभी तो बराबर होंगे ये। इसको भी हम 2 से करेंगे तभी तो ये बराबर माना जाएगा। तो रिलेशन वुड बी T1 इज इक्वल टू, या फिर हम ऐसे ही बोल सकते हैं T2 इज इक्वल टू हाफ ऑफ द T1, T1 का आधा हो जाएगा, राइट। तो इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में काफी आते हैं और हमें मतलब एनसीईआरटी सीबीएसई में तो ये ऐसे टाइप के क्वेश्चन काफी मोस्ट कॉमन होते हैं। Okay, so we have the next question. The first order reaction is given to us and it takes 40 minutes for 30% decomposition, मतलब 30% ऑलरेडी हो चुका है। तो बचा कितना, 70% बचा होगा जब 30% ऑलरेडी रिएक्शन हो चुकी है। तो हमें तो वही चाहिए होता है ना जो बचा होता है। अब जब 30% रिएक्शन हो चुकी है तो बची कितनी है, 70% बची है। तो हमें टी हाफ निकालना है फर्स्ट ऑर्डर का। अब अगर हमें फॉर्मूला पता हो तो हम इजिली कर सकते हैं। तो अब टी इज इक्वल टू क्या होता है, 2.303 के लॉग इनिशियल बाय फाइनल। तो इनिशियल हर चीज कितनी होती है, 100%। अब अगर 30% ऑलरेडी हो चुकी है तो बची कितनी है, 70%, राइट। तो 10 विल बी कैंसल आउट विद 10, आई मीन सो इट मींस 10/7। सो वी कैन से log 10 माइनस log 7, राइट। तो इस तरीके से, और हमें अच्छा इस बार हमें टाइम तो दे ही रखा है तो फिर k यहाँ पे ले जाते हैं। तो 2.303 और हमें 40 दे रखा है, ये 40 मिनट में आंसर निकल के आएगा हमारा, और ये हो जाएगा log 10/7। तो अगर हम इसे पूरा पूरा मतलब एक तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं तो हमारा k निकल के आएगा। फिर यहाँ से हमारा जितना भी k निकल के आएगा, तो k निकलने के बाद फिर हम t हाफ में फॉर्मूला लगा देंगे, राइट। तो हमारे को क्या पता है फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या फॉर्मूला होता है, 0.693/k, हमने ड्राइव किया था। तो k की वैल्यू यहाँ से आने के बाद हम वो वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, तो बस मेरा टी हाफ भी निकल के आ जाएगा 0.693, और k की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी, राइट। तो उससे टी हाफ भी निकल के आ जाएगा, वेरी इजी। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। नाउ वी हैव अवर नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो ये कह रहा है फॉर द डिकम्पोजिशन ऑफ एजो आइसोप्रोपेन, एजो आइसोप्रोपेन हमारे पास, मैं भी स्ट्रक्चर बताऊंगा, टू दी हेक्सेन, हमारे पास वो हेक्सेन बना रहा है, ठीक है। तो एंड नाइट्रोजन, तो ये हमारे पास फॉलोइंग डाटा दे रखा है और हमें फाइनली के की वैल्यू निकालनी है। तो अगर मैं यहाँ पे वो रिएक्शन देखता हूँ तो देखो हमको क्या दे रखा है, एजो आइसोप्रोपेन। तो एजो आइसोप्रोपेन हमारे पास कैसा स्ट्रक्चर होता है, तो हमारे पास आइसोप्रोपेन की बात चल रही है, तो हमारे पास CH3 CH 1 2 3, तो ये भी मेरे पास हो जाएगा आइसोप्रोपेन की। ओ ओके ओके, आइसोप्रोपेन की अगर वो बात कर रहा है तो फिर आइसो का मतलब एक ब्रांच में होता है ना, तो इट्स स्ट्रक्चर वुड बी CH3 और उसके ऊपर CH3, तो हम इसे लिख सकते हैं CH3 ट्वाइस CH, उसके ऊपर N डबल बॉन्ड N CH CH3 ट्वाइस। तो ये मेरे पास है एजो आइसो प्रोपेन। तो अब जब ये मेरे पास डिकम्पोज हो रहा है तो इसने नाइट्रोजन गैस निकाली और हमारे पास हेक्सेन बनाया C6H14। तो ये मेरे पास फॉर्मूला होता है। तो अब इसने हमें प्रेशर दे रखा है और टाइम की बात ये कर रहा है। तो अगर टेम्परेचर दे रखा है और अगर आई मीन टाइम दे रखा है और प्रेशर की बात कर रहा है, तो हमें एक बात पता है, जब टाइम इज इक्वल टू 0 होता है तो इसका कुछ प्रेशर रहा होगा, इनिशियल प्रेशर, और इसका रहा होगा 0, राइट। लेकिन अब कुछ टाइम बाद, एक पर्टिकुलर टाइम बाद, टाइम अभी 0 था और अब पर्टिकुलर टाइम बाद इसमें से कुछ प्रेशर किसने ले लिया होगा, जो प्रोडक्ट बनकर आया। वही जैसे हमेशा कुछ पोषण रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनता है, तो जितना इसमें जैसे ऊपर 1 में से 1 मोल बने, तो इसी तरीके से अगर पी जा रहा है तो ये पी बनेंगे, तो जितना ये बनेगा उतना ये बनेगा, राइट। तो टोटल प्रेशर कितना हो जाना चाहिए आफ्टर टाइम टी, तो ये सब टोटल प्रेशर ही तो है। तो मैं इसे करूंगा तो पी नॉट माइनस का पी प्लस का पी प्लस का पी, राइट। तो टोटल कितना आ जाएगा, ये पी नॉट प्लस का पी, दिस इज माई टोटल प्रेशर।
तो ये जो मेरे पास आया है दिस इज टोटल प्रेशर। ठीक है, तो ये अपने आप में एक टोटल प्रेशर हो गया। अब अगर मुझे P देखना हो कि ये P कितना होगा, तो P, अब देखो ये मेरे पास टोटल प्रेशर है, ठीक है, तो इसको मैं PT बोल सकता हूँ। तो इसका मतलब P मेरे पास कितना हो जाना चाहिए, तो टोटल प्रेशर में से ये वाला प्रेशर अगर मैं माइनस कर दूंगा तो मेरे पास ये हो जाएगा P। तो प्रेशर क्या होता है हमारे पास, टोटल प्रेशर में से जितना होता है वो माइनस कर दिया जाए, तो ये मेरे पास हो चुका है। लेकिन ठीक है, ये हो गया मेरे पास PT माइनस का P नॉट। ठीक है भाई, तो अब अगर मैं यहाँ पर मेरे पास प्रेशर, अब मेरे को फर्स्ट ऑर्डर का अगर मैं फॉर्मूला देखता हूँ, तो फर्स्ट ऑर्डर का फॉर्मूला मेरे पास क्या होता है, K इज इक्वल टू 2.303 T लॉग इनिशियल प्रेशर। तो इनिशियल प्रेशर कितना था हमारे पास, P नॉट था, और अब मेरे पास है कितना प्रेशर मेरे पास बचा है, राइट। तो अब कितना प्रेशर अगर मेरे पास बचा है, तो टोटल प्रेशर कितना आया, वैसे मेरे पास इतना है। तो अब इनिशियली आई मीन अब फाइनली बच कितना गया हमारे पास, ये तो था इनिशियल, और अब मेरे पास ये रिएक्टेंट कितना बचा है, इतना बचा है ये वाला। तो हमें तो इनिशियल चाहिए होता है और कितना बचा है, तो मेरे पास इतना बचा है। तो अब मुझे अगर रिमेनिंग देखना होगा तो मैं क्या करूंगा, तो P नॉट माइनस का P, और P की वैल्यू हम पहले ही निकाल चुके हैं। तो P की वैल्यू अगर हम पहले ही निकाल चुके हैं तो फिर P को यहाँ पे पुट करते हैं। तो P कितना हो जाएगा, PT माइनस का P नॉट। तो ये P नॉट अब कितना हो जाएगा, तो ये मेरे पास हो जाएगा माइनस का, आई मीन 2P नॉट, माइनस माइनस प्लस हो गया ना वो, और माइनस का PT। तो ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास बचा है रिमेनिंग वाला, राइट। तो अब मेरे पास रिमेनिंग अमाउंट ये इतना हो गया 2P नॉट। तो अब अगर मैं, तो इनिशियल मेरे पास ये था, अब रिमेनिंग कितना हो जाएगा मेरे पास, 2P नॉट माइनस का PT। ये टोटल की बात चल रही है यहाँ पे, राइट। तो बस हमारे पास इनिशियल कितना था और फाइनल कितना रह गया, और हमने रिलेशन के अकॉर्डिंग में निकाला, हमने जो ये रिमेनिंग है ना, रिमेनिंग हमने टोटल के टर्म्स में निकाला है, ठीक है ना, ये सिंपल फॉर्मूला था टोटल प्रेशर, उस तरीके से मैंने P निकाल लिया कितना रिमेनिंग बचा है। तो बस ये हमारे पास एक रिलेशन सामने आ चुका है। अब बस इसके अंदर हम जैसे अलग अलग टाइम हमें दे रखे हैं, राइट, इस टाइम के लिए ये प्रेशर था, इस टाइम के लिए ये, इस टाइम के लिए ये। तो बस हम अलग अलग वैल्यू पुट करेंगे, अलग अलग प्रेशर की P की वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। तो P की वैल्यू हम जब पुट करेंगे तो मेरे पास आता जाएगा, राइट। तो P नॉट तो हमारे पास मतलब फाइनली हम इन सबसे निकाल लेंगे, ठीक है। तो बस वैल्यू पुट करनी है और फिर हमें रिलेशन लगा के K की वैल्यू निकाल लेनी है। तो K की वैल्यू आएगी इन सबसे, राइट। तो चलो मैं एक करके दिखाई देता हूँ। तो देखो जैसे कि यहाँ पे 0 से लेके 360 हुआ है, और वो कितना है 35, और ये मेरे पास 54 दे रखा है, राइट। तो 35 से वो 54 हुआ। तो अगर मैं यहाँ पे देखूंगा, तो जब मेरे पास t कितना है 360, तो अब k का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, वही 2.303 बाई टी कितना है 360 लॉग इनिशियल। अब देखो P नॉट है ना, तो P नॉट ऊपर है, तो इनिशियल कितना हुआ मेरे पास 35 टू, अब P नॉट वही 35 माइनस का PT। अब ये PT की बात करें तो ये मेरे को कितना प्रेशर दे रखा है, तो ये दे रखा है 54। इतना हो गया ना मेरे पास प्रेशर इतने टाइम बाद, तो ये हमें टोटल दे रखा है 54। तो राइट, तो इसको सॉल्व करने से मेरा K की वैल्यू आ जाएगी। फिर अगला वाला मुझे टाइम कितना दे रखा है, अगला वाला दे रखा है 720। तो अगले वाले टाइम को अगर मुझे 720 दे रखा है, तो मैं वही सेम फॉर्मूला लगाऊंगा, 2.303 टाइम कितना है 720 लॉग इनिशियल कितना दे रखा है हमें, इनिशियल कौन सा, अब तो देखो जो फाइनल था वो इनिशियल बन जाएगा, राइट। तो एक सेकेंड ये टोटल की बात चल रही है ना, अच्छा अच्छा। देखो ये 0 से लेके 720 तक देखेंगे ना हम, तो 0 से लेके अगर 720 देख रहे हैं हम, तो पहले इनिशियल कितना था 35, और अब फाइनल टोटल कितना है 63। तो टोटल की बात हम देखेंगे, तो इनिशियल 35, 2 × 35, और माइनस कितना है 63। तो बस इसका यूज करके भी हम के निकाल लेंगे। तो बस के निकल के आ जाएगा और फिर उसका एवरेज ले लेंगे, ठीक है।
तो मेरे पास 2k निकल के आएंगे, दोनों k का फिर हम एवरेज ले लेंगे, तो एवरेज k का यूज करके मेरे पास आ जाएगा, राइट। बहुत सिंपल है, इस टाइप के क्वेश्चंस भी हम कर लेंगे, राइट। देखो अभी मैं इस YouTube सेशन में मैं कोई कैलकुलेशन करके नहीं दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो बस हम कैलकुलेट कर लेंगे, कैलकुलेशन में थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग होगा ऑफ कोर्स, बाकी मुझे लगता नहीं कि कोई खास दिक्कत आने वाली है, ठीक है। तो बस कैलकुलेट तो हम कर ही लेंगे। और 2k आ गए, उसने आपसे के ही पूछा था, तो जो इसका के आया और इसका के आया है दोनों का एवरेज ले लो। जैसे मान लो ये मेरे पास k1 है, ये मेरे पास k2 है, तो k1 प्लस k2 डिवाइड बाई 2, तो इस तरीके से आंसर निकल जाएगा। मेन है किस तरीके से क्वेश्चन करने होते हैं, वो इंपॉर्टेंट है हमारे पास। ओके, तो आई होप ये वाला क्वेश्चन समझ में आ चुका होगा। See, we have the next question and the such type of questions are really important. तो हमारे पास एक डाटा दे रखा है, फर्स्ट थर्मल डिकम्पोजिशन हो रहा है SO2 Cl2 का एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो ये SO2 Cl2 है, ये SO2 Cl2 में से मेरे पास SO2 बन रहा है और Cl2 बन रहा है। तो हमको अब ये टाइम और टोटल प्रेशर दे रखा है, तो पहले हमारे पास 0 था तो इतना प्रेशर था, फिर जब हमने टाइम को 100 कर दिया तो उसके बाद इतना प्रेशर बना, तो 0.5 से 0.6 बन रहा है इतने टाइम के बाद। कह रहा है कैलकुलेट द रेट व्हेन द टोटल प्रेशर इज इतने एटमॉस्फेयर। तो हमें रेट निकालना है, जब हमारा टोटल प्रेशर कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा, तो इतने एटमॉस्फेयर के लिए हमें टोटल रेट निकालना है। तो अभी कैसे निकालेंगे हम, एक बात बिल्कुल साफ है यहाँ से कि अगर मेरे को एक रिएक्शन ये दे रखी है SO2 Cl2, इट गिव्स यू SO2 प्लस का Cl2, तो इसका मतलब अगर मेरे पास ये P नॉट होगा तो ये मेरे पास 0 0 दे रखा होगा, राइट। फिर इस P नॉट में से कुछ हिस्सा कहाँ चला गया होगा, तो ये मेरे पास प्रोडक्ट बन गया होगा। तो जब इसमें से कुछ हिस्सा प्रोडक्ट बन गया है तो फिर ये क्या हो गया मेरे पास, तो ये PP बन गया होगा, राइट। तो अब अगर मैं टोटल प्रेशर की बात करता हूँ, तो टोटल प्रेशर कितना हो गया होगा, तो ये P नॉट माइनस का P प्लस का P प्लस का P, राइट, सेम लाइक एज वी डिड बिफोर। तो ये टोटल प्रेशर मेरा कितना हो जाएगा टोटल, तो ये बन जाएगा मेरा P नॉट प्लस P, राइट। तो अब जैसे हमने लास्ट में किया था कि तो ये P कितना हो जाएगा फिर, तो माई P वुड बी इक्वल टू PT माइनस P नॉट, राइट। तो ये मेरा P आ गया। अब वही रिएक्शन में हमें पता है कि देखो भाई ये तो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है, ये वाला, ये तो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है, लेकिन ये वाला क्या है मेरे पास, रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन जो रहा है। तो पी नॉट माइनस पी रहा है और पी की वैल्यू हमने ऑलरेडी निकाल ली, पहले भी हमने सेम ऐसे किया था, राइट। तो क्या मैं इस पी की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर सकता हूँ जो रिमेनिंग है, तो फिर मेरे पास पी नॉट माइनस पी आ जाएगा। तो फिर पी नॉट माइनस पी जब मैं करूंगा तो पी नॉट तो यहीं पर ही रहेगा और पी की वैल्यू को मैं यहाँ पुट कर दूंगा, राइट। तो कितना हो जाएगा पी टी माइनस पी नॉट, तो ये मेरा हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो 2p नॉट, सेम लाइक एज वी डिड बिफोर। तो ये हमारे पास सेम डिट्टो वैसा ही है जो हमने पहले किया था, राइट। अब बस हमें अगर इस प्रेशर पे निकालना है रेट, तो मेरे पास फिर हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑर्डर की अगर मैं बात करता हूँ तो फर्स्ट ऑर्डर हमारे पास होगा K इज इक्वल टू 2.303 T log P नॉट, क्योंकि ये इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है, और फाइनल क्या है P नॉट माइनस का P, राइट। तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा 2.303 और T log, तो फिर ये मेरे पास कितना हो जाएगा, जैसे कि अच्छा ये 2 है ना, 2p नॉट बाई पी टी हो जाएगा मेरे पास। मतलब बेसिकली तो अच्छा ये पी नॉट, मतलब मैंने पी लिखा था, अब उसी को हम क्या लिख सकते हैं, तो ये इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है, एक सेकेंड जस्ट। तो ये मेरे पास पी नॉट था इनिशियल और फाइनल है मेरे पास पी नॉट माइनस का पी, लेकिन अब जब मैं पी की वैल्यू पुट कर दूंगा तो मेरे पास यही तो आ जाएगा, तो log पी नॉट डिवाइड बाई 2p नॉट माइनस का पी टी, तो मेरे पास ये आ गया, राइट। तो अब बस हमें वो दे रखा है, अलग अलग सिचुएशंस में करना है। तो हमारे पास रिलेशन आई, कह रहा है कि 0 से लेकर 100 तक पहले प्रेशर इतना था और अब इतना हो गया, तो पहले प्रेशर इतना था इतना हो गया, तो अब जब मैं T इज इक्वल टू 100 रखूंगा इसके अंदर,
तो T अगर मैं 100 रखता हूँ तो क्या बन जाएगा ये, K इज इक्वल टू 2.303 100 लॉग इनिशियल कितना है प्रेशर 0.5 और फाइनल कितना दे रखा है, तो 0.5 से कितना हो गया मेरे पास 0.6 हो गया। तो बस इसको मैं सॉल्व करूंगा, इसको सॉल्व करने के बाद मेरे पास एक K आ जाएगा, राइट। तो जब K आ जाएगा तो बस फिर हम अब K की वैल्यू तो निकल के आ ही गई है, तो उसने क्या बोला है कि आपको रेट निकालना है जब इतना एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो टोटल। तो जब टोटल प्रेशर इतना होगा तो टोटल के लिए हमने एक रिलेशन निकाला हुआ है ना, टोटल के लिए ये रहा। तो जब टोटल प्रेशर इतना हो जाएगा मेरे पास, ये रहा, ठीक है ना। तो टोटल प्रेशर हमको 0.60 दे रखा है, तो पी नॉट माइनस का पी, तो फिर मेरे पास पी कितना हो जाएगा, तो पी नॉट तो हमें दे रखा है, ठीक है। पी नॉट इनिशियल कितना दे रखा है 0.5, तो अब हमें पी निकालना है फाइनल कितना होगा इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो फिर हम क्या करेंगे, पीटी अगर मुझे 0.60 दे रखा है और वो पी नॉट माइनस पी होता है, तो मुझे पी नॉट भी पता है कितना होता है 0.5, तो पी कितना निकल के आएगा, तो जब वो माइनस हो जाएगा 0.50 तो बचेगा कितना 0.15 बचेगा मेरे पास। भाई 0.65 में से अगर 0.5 जाएगा तो 0. यहाँ पे 15 बचना, हाँ ठीक है। तो मेरे पास 15 इज इक्वल टू पी आ गया मेरे पास, तो इतना मेरे पास पी निकल के आ चुका है। तो इतने के लिए उसने ऑलरेडी हमें बेसिकली बोल रहा है कि रेट आप निकालो इसके लिए, ठीक है भाई, फिर हम निकालते हैं। तो अब अगर मैं पी SOCl2 का निकालूंगा तो मेरे को क्या पता है पी नॉट माइनस का पी है इनिशियली, तो पी नॉट कितना दे रखा है 0.5, पी कितना है मेरे पास 0.15 अभी निकाला है, तो फिर कितना बचा मेरे पास, तो मेरे पास बचा 0.35 एटमॉस्फेयर, राइट। तो हमें रेट निकालने के लिए बोल रहा है, तो रेट निकालने के लिए बोल रहा था के, और ये मेरे पास हो जाएगा प्रेशर ऑफ SOCl2। तो के हमें पता है क्या, कि हमें क्वेश्चन में दे रखा हमें रेट निकालना है ना, कैलकुलेट द रेट व्हेन द प्रेशर इज इतना एंड व्हाट इज द के हियर। अच्छा के हमने यहाँ से निकाल लिया था, राइट, के यहाँ से हम निकाल लेंगे कैलकुलेट करके, तो के हमने यहाँ से निकाल लिया है, वैल्यू पुट कर देंगे, और पी SOCl2 भी कितना आ गया 0.35, ये रहा। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन लिखते हैं ना इसलिए, तो बस वैल्यू पुट करके निकाल लेंगे हम, राइट। भाई देखो इस क्वेश्चन में मोटे मोटे तौर पे हमें क्या था, पहले हमें इस पूरे डाटा का यूज करके, इस पूरे डाटा का यूज करके हमने क्या करा, हमने के निकाल लिया। अब ये कह रहा है कि आप रेट निकालो जब प्रेशर इतना हो, तो अब ठीक है, तो हमें पता है कि हमेशा हम रिएक्टेंट यूज करते हैं। तो अब अगर प्रेशर इतना है टोटल, तो अब ये फाइनल कितना रहा होगा, SO2 कितना रहा होगा, उसका इसका कितना योगदान रहा होगा इसमें, राइट, कितना पार्ट रहा होगा। तो हमें पता है कि अगर हमें टोटल 0.60 दे रखा है, इनिशियल हमें पता है कि 0.35 0.5 था इनिशियल, तो अब वो फिर P कितना रहा होगा, तो हमने P निकाल लिया इस तरीके का यूज करके, राइट। तो बस अब निकाल लिया, तो हमें बस कुछ नहीं करना है, रेट निकाल देना फिर अब हमें, राइट। तो ये वाला क्वेश्चन भी इजी था, बस थोड़ा समझने की वो है। So now we have our next question here. कह रहा है for a reaction A plus 2B gives C. तो A और 2B मिलके हमको इस तरीके से C दे रहे हैं। The amount of C formed by starting the reaction with 5 moles and 8 moles of B. तो अगर मैंने एक A लिए हैं मैंने 5 moles और B लिया है मैंने 8 moles, तो यार ये तो मुझे साफ ही समझ में आ रहा है कि जब ए का 1 मोल होता है तो बी के 2 चाहिए होते हैं। तो इसका मतलब अगर मुझे ए के 5 मोल दिए जा रहे हैं तो बी के तो 10 मोल देने चाहिए थे, लेकिन बी के इन्होंने सिर्फ कितने मोल दिए हैं मुझे 8 मोल दिए हैं। तो ये तो गड़बड़ हो जाएगी, तो यहाँ पे लिमिटिंग कौन हो जाएगा, तो यहाँ पे बी की तो कमी पड़ गई भाई, बी यहाँ पे क्या हो जाएगा लिमिटिंग रिएजेंट, क्योंकि 2 मोल्स कम रह गए। अगर भाई 5, अगर तुम्हें ए के पूरे पूरे 5 मोल की खपत करवानी है, पूरा पूरा यूज करवाना है, तो बी के 10 मोल होने चाहिए थे ना इस रिएक्शन को, देखो यहाँ पे, लेकिन ऐसा तो हुआ नहीं है, बल्कि उन्होंने बी के सिर्फ 8 ही मोल दिए हैं। तो इसका मतलब बी की कमी पड़ गई यहाँ पे। और हमने हमेशा देखा है 11th में भी हमने सीखा था कि हमेशा लिमिटिंग रिएजेंट से ही पता लगता है कि कितना प्रोडक्ट बनेगा, क्योंकि एक्स्ट्रा तो रह ही जाएगा ना, खाली उस कंटेनर में खाली रह जाता है।
तो अब मुझे पता है कि देखो एक बात साफ है, इस रिएक्शन को देख के मैं इतना बोल सकता हूँ, तो 2 मोल्स ऑफ बी, हमेशा लिमिटिंग रिएजेंट के साथ रिलेशन लगाते हैं प्रोडक्ट का, तो 2 मोल्स ऑफ बी कितना देता है, 1 मोल ऑफ सी देता है, राइट। इस रिएक्शन को देख के तो हमें पता है कि तो 1 मोल ऑफ बी कितना देगा, तो 1 मोल ऑफ बी देगा तो तुमको हाफ मोल ऑफ सी, राइट। अब क्वेश्चन में हमें कितना दिया हुआ है कि बी कितने मोल के लिए निकालना है, 8 के लिए, जो लिमिटिंग रिएजेंट है उसके लिए निकाला जाता है। तो अगर अब बी 8 मोल है तो ये कितना हो जाएगा, 1/2 इंटू में 8, तो ये कितना हो जाएगा मेरे पास, व्हेन वी कैंसिल इट आउट, तो ये मेरे पास आएगा 4 मोल्स ऑफ सी। तो इसका मतलब, ये तो बहुत ही बच्चों वाला क्वेश्चन था, इसका मतलब जो मेरे पास सी बनकर आएगा वो ये आएगा। हमेशा देखो जब भी प्रोडक्ट पूछना है कि बताओ कितना अमाउंट सी बनकर आएगा, तो हमेशा ये निकाल लो इनमें से कौन सा लिमिटिंग रिएजेंट है, और बस जो लिमिटिंग रिएजेंट होता है उसी के साथ उसका रिलेशन लगा देते हैं। अगर ए लिमिटिंग रिएजेंट होता तो ए के साथ रिलेशन लगाते, लेकिन ए तो एक्सेस में है, क्योंकि ए के 2 मोल तो खाली ही रह गए जो कि रिएक्शन में पार्टिसिपेट ही नहीं करेंगे, क्योंकि अगर बी 8 है तो ए के सिर्फ 4 मोल यूज हुए, ठीक है, ए के 1 मोल मतलब खाली रह गया, क्योंकि बी के 2 मोल एक्स्ट्रा चाहिए थे, ठीक है। तो जब ए 4 होगा तभी तो बी 8 होगा, और वो टोटल मिलके फिर सी देगा, राइट। तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी, वैसे तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, तो स्टोइचोमेट्री के ऊपर बेस्ड है। नाउ वी हैव अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, लिटिल टिपिकल यू कैन से, कह रहा है कि कंसीडर द टू हाइपोथेटिकल रिएक्शंस आर देयर, ए इज गोइंग टू फॉर्म द प्रोडक्ट, इसका आपको के दे रखा है, तो k इज इक्वल टू एक्स। देखो ये मोल लीटर पर मिनट दे रखा है, इसका मतलब लीटर पर मोल पर मिनट दे रखा है ये। तो अगर ये लीटर पर मोल पर मिनट दे रखा है तो इससे क्या पता लग रहा है ये कौन सा ऑर्डर रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर, जीरो ऑर्डर या सेकंड ऑर्डर। देखो लीटर अगर पहले है तो मैंने बताया था ये क्या, और मोल इनवर्स है 1 है, तो इसका मतलब ये क्या है, ये सेकंड ऑर्डर है, मैंने लिखवाया था क्लास के अंदर, राइट। कि जब भी इस तरीके की यूनिट आएगी तो यूनिट को देखने से भी हमें पता लग जाता है कि वो क्या होगा। तो इट मीन्स ये कौन सी रिएक्शन हो जाएगी मेरे पास इसकी यूनिट को देख के, तो दिस इज सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, राइट। अब ये कह रहे देखो इसकी पर मिनट है इस वाली रिएक्शन की, तो ये फर्स्ट ऑर्डर है, फर्स्ट ऑर्डर की तो होती है पर सेकेंड या पर मिनट, ठीक है। और अगर जीरो ऑर्डर होता तो क्या होती, तो ये हो जाती है मेरे पास मोल पर लीटर पर सेकेंड, राइट, या पर मिनट यू कैन ऑल्सो से। तो ये मेरे पास इस तरीके से मैंने निकाल लिया कि ये सेकेंड ऑर्डर है, ये फर्स्ट ऑर्डर है। कह रहे दोनों का टी हाफ सेम है, ठीक है, इक्वल टू 1 आवर, तो 1 आवर तक दोनों का टी हाफ तो बिल्कुल सेम है। व्हेन द मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इज 1 मोलर इन ईच केस, दोनों की इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन दे रखी है 1 मोलर, ठीक है भाई। तो दोनों का टी हाफ भी सेम था। इफ दीज रिएक्शन स्टार्टेड एट द सेम टाइम व्हेन टेकिंग 1 मोलर ऑफ द रिएक्टेंट इन ईच केस, सो द रेशियो बताना है आपको ए और बी का कितना रह जाएगा अब। तो 3 घंटे बाद ये रिएक्शन अब कितनी हो जाएगी हमें उसके बारे में बताना है। तो अब अगर हमें उसके बारे में बताना है तो ठीक है, तो 3 घंटे बाद क्या हुआ, एक है मेरे पास सेकंड ऑर्डर एक फर्स्ट ऑर्डर, तो उसके रिगार्डिंग अब हमें बताना है कि दोनों का क्या रेशो आना चाहिए, राइट। इस क्वेश्चन में बेसिकली हमें ये चीज ध्यान रखनी है कि फर्स्ट हाफ जो था, जो पहला आवर था, तो वो बिल्कुल सेम लेके चलना है, ठीक है। चाहे वो फर्स्ट हो या सेकंड या कोई सा भी ऑर्डर हो, फर्स्ट आवर तक सेम हुआ है। तो अगर मैं बात करता हूँ ए की और बी की, तो ये दोनों किस पे थे, 1 मोलर पे थे, और ये भी कितने थे, 1 मोलर पे थे। अब भाई रिएक्शन तो होती है ना, तो अब देखो मान लो अगर मैं इसकी बात करता हूँ तो 1 घंटे बाद ये कितना हो जाएगा, ये 1 मोलर से 0.5 मोलर हो जाएगा आधा, और 1 घंटे बाद ये भी कितना हो जाएगा, ये भी मेरे पास जाएगा 0.5 आवर, राइट, हाफ लाइफ की अगर मैं बात करता हूँ, ठीक है। लेकिन अब देखो जैसे मैं सेकंड ऑर्डर की बात करता हूँ तो सेकंड ऑर्डर में कॉन्सेंट्रेशन एकदम डबल तरीके से बढ़ती है ना, तो अब अगर उसे कम होना है तो उसके लिए ज्यादा टाइम लगेगा ना। सेकेंड ऑर्डर की बात है ना, मान लो उसे 0.5 है, 0.5 का आधा कितना होता है, 0.25, तो अब 0.5 का 0.25 तक होने में उसे कितना टाइम लगना चाहिए, तो अब उसे 1 घंटा नहीं लगेगा, बल्कि अब उसे और टाइम लगेगा। तो उसे कितना टाइम लगना चाहिए, अब उसे लगेंगे 2 आवर। तो 0.5 से अब अगर उसे 0.25 होना है तो इसके लिए उसे कितने घंटे लगेंगे, 2 आवर लगेंगे, 2 घंटे लगेंगे, क्योंकि ये सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन थी, यहाँ से मेन स्टार्ट हुई है ना रिएक्शन ये वाली, इसलिए। तो यहाँ पे अपना वो अपना दिखा रहे हैं कि सेकेंड ऑर्डर ये है, लेकिन ये तो फर्स्ट ऑर्डर ही थी,
तो अब अगर इसे मैं एक अगले घंटे की बात करता हूँ तो ये कितना हो जाएगा 0.25। फिर अगले एक घंटे की बात करता हूँ 0.25 का कितना होता है आधा 0.125 मोलर। तो इसका मतलब इसके तो 3 घंटे हो गए, 1 आवर ये रहा 2 आवर ये रहे। 1 आवर तो सेम ही था। फिर ये वाला 1 घंटे में इतना होगा, ये वाला 1 घंटे में इतना, क्यों? क्योंकि ये सेकंड ऑर्डर है, ये फर्स्ट ऑर्डर है। ठीक है। तो जब जब कॉन्सेंट्रेशन सेकंड ऑर्डर में बढ़ जाती है एकदम इतनी, तो ऑफ कोर्स कम होने के लिए टाइम भी तो फिर वो ज्यादा ही लेगी ना। बहुत सिंपल सी बात है। तो इसीलिए अब मेरे पास इतना हो गया। और वैसे भी मैं पता है सेकंड ऑर्डर के लिए जो टी हाफ होता है वो 1/a के बराबर होता है, राइट। 1/a नीचे रहता है कॉन्सेंट्रेशन। तो इसीलिए अब अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ रेशो की, तो a/b अगर मैं निकालूंगा यहाँ पे, तो a/b कितना आना चाहिए मेरे पास? तो a/ वुड बी, तो मेरे पास a और b का मुझे रेशो निकालना है, क्योंकि a/b क्वेश्चन ही पूछ रहा था। तो a और बाई b का रेशो, a कितना है मेरे पास 0.25 मोलर, और b कितना है मेरे पास 0.125 मोलर। थोड़ा सा टिपिकल होता है ये समझना, ठीक है, थोड़ा ध्यान रखें। सेकेंड ऑर्डर है तो उसे उतना ही टाइम लगेगा कम आने के लिए, ठीक है। और फर्स्ट ऑर्डर है तो वो उतना ही लीनियरली चलता रहेगा। तो अगर मैं इसे डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा, ये 2.25 है, ये 125 है, तो ऑफ कोर्स इट वुड बी 2। तो रेशियो कितना आ जाएगा मेरे पास, 2 आ जाएगा। तो बस इसी टाइप के ये कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो हमें याद रखने होते हैं, राइट। तो बस हमें ध्यान रखना है थोड़ा कि किस टाइप से चीजें होंगी। तो एक जैसे प्लॉट्स हैं, मैंने कुछ प्लॉट्स बनवाए थे, कुछ ग्राफ बनवाए थे। तो जैसे कि मान लो मैंने बोला कि मेरे पास एक ग्राफ दे रखा है, मान लो एक ये है, ये अलग से इस क्वेश्चन से हटके मान लो, और ये टाइम है। मान लो एक ग्राफ ऐसा आ रहा है, ये ए है और ये टी है। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये फर्स्ट ऑर्डर है, ये सेकंड ऑर्डर है, ये क्या है? देखो ए है, कोई लॉग वॉग तो है नहीं, तो हमें ये एक तरह से क्या हुआ, एक तरह से ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि जब भी मेरे पास चाहे तो लॉग ए होता है या 1/a होता है या 1/a² होता है, तो हमें पता है कि वो फर्स्ट सेकंड थर्ड होता रहता है, राइट। अब अगर मैं जीरो ऑर्डर की बात करता हूँ, तो टाइम के अकॉर्डिंग अगर ए की कॉन्सेंट्रेशन कम हो रही है लीनियरली है इस तरीके से, ठीक है, कम हो रही है, तो वो क्या होता है मेरे पास जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ध्यान रखना है, ठीक है। क्योंकि हमने तो फॉर्मूला ही पढ़ रखा है ना, R = R0/K टी का। तो ये R0 ही तो है, कोई लॉग वॉग है ही नहीं। लेकिन जब हम फर्स्ट ऑर्डर का पढ़ते हैं तो उसमें तो लॉग ए आ जाता है, राइट। तो अब अगर मैं लॉग ए की बात करता हूँ और ये टी है मेरे पास, तो अगर ऐसा ग्राफ होगा तो वो कौन सा माना जाता है, फर्स्ट ऑर्डर। एग्जाम में बहुत आते हैं, राइट। तो लॉग ए, क्योंकि इसके फॉर्मूले में ही लॉग आता है। लेकिन सेकेंड ऑर्डर का हमें ध्यान रखना है, सेकेंड ऑर्डर का, क्योंकि जो कॉन्सेंट्रेशन होता है ना 1/a होता है, मैंने अभी बताया ऊपर वाले क्वेश्चन में ही बताया। सेकेंड ऑर्डर का टाइम के साथ कैसा रिलेशन होता है, 1/a के अकॉर्डिंग। तो टाइम ऐसे, और अगर ये 1/a का ग्राफ है तो इसका ग्राफ जो आता है वो बिल्कुल लीनियर आता है सेकेंड ऑर्डर के लिए, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है लेकिन अभी आपको करना नहीं है। तो बस ये याद रखें कि 1/a और टाइम का कैसा ग्राफ बनता है, सेकेंड ऑर्डर का ऐसा। एग्जाम में काफी आता है, कभी कभी वो आपको ग्राफ दे देगा और फिर सारी क्वेश्चन चीजें पूछवा लेगा कि निकालो अब आंसर। तो ग्राफ देकर वो तुमसे फर्स्ट सेकंड थर्ड तुमको इनडायरेक्टली दे देता है। ऐसी मान लो अगर ये दे दिया होता 1/a का स्क्वायर, तो 1/a² और टाइम दे दिया होता, तो फिर और ये भी, इसके बाद तो सारे ग्राफ स्ट्रेट ही आते हैं, ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर के बाद। जिस तरीके से हमने देखा है ना, जिस तरीके से इनकी यूनिट्स अलग होती हैं, ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर तो अपने आप में अलग रहता है। तो ये लॉग ए इस तरीके से, लॉग ए से इसी में आ रहा है फर्स्ट में। बाकी इसकी भी यूनिट अलग होती है, बाकी फिर तो लीनियर, फिर तो यूनिट सारी वैसे ही लीनियरली वाइज बढ़ती रहती है। तो ये मेरे पास क्या है, थर्ड ऑर्डर। तो बस ये 4 ग्राफ याद रखने हैं, बहुत इजी है। 1/a सेकेंड ऑर्डर, 1/a² थर्ड ऑर्डर, लॉग आ जाए तो फर्स्ट ऑर्डर, और अगर सीधे कॉन्सेंट्रेशन और टी है, मतलब आर और टी है, तो वो मेरे पास जीरो ऑर्डर। तो ये ग्राफ अपने आप में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और यूनिट भी याद रखनी चाहिए जीरो ऑर्डर के लिए हमारे पास, जैसे यूनिट मैंने क्या बताई हुई है, यस, जीरो ऑर्डर के लिए मोल पर लीटर पर सेकंड, राइट। इसके लिए क्या होता है, अब मेरे पास पर सेकंड सिर्फ बताई हुई है, राइट, इजंट इट। तो और अगर मैं ऐसी बात और अगर मैं सेकंड ऑर्डर की बात करता हूँ, तो सेकंड ऑर्डर में क्या हो जाता है, ठीक इसका उल्टा हो जाता है, राइट। तो सेकंड ऑर्डर के लिए क्या बताई हुई है मैंने,
तो अगर मोल पर लीटर पर सेकंड है तो फिर उसके लिए क्या हो जाएगी, लीटर पर मोल पर सेकंड तो रहता ही है, ठीक है। तो इस चीज का हमें ध्यान रखना है, यूनिट्स का भी और इनके ग्राफ्स का भी। तो ग्राफ पता है तो बाकी तो हम फिर कर ही लेंगे, ठीक है। ऐसी एक छोटा सा क्वेश्चन भी आ जाता है इनके बीच में, ऐसी बात, बहुत छोटा सा क्वेश्चन ले रहा हूं। मान लो आपको एक रेट दे रखा है इस तरीके से, के ए एंड बी इस तरीके से दे रखा है, राइट। कह रहा है कि अभी तो चलो आपको ये एक रेट दे रखा है यार, लेकिन अब हमने क्या करा, ए की कॉन्सेंट्रेशन को हमने मतलब कुछ नहीं किया, ऐसे रहने दिया, लेकिन बी की कॉन्सेंट्रेशन को हमने डबल कर दिया। तो बताओ रेशो क्या आएगा। अब अगर नया रेट निकालना है तो देखो, आपने ए को तो कुछ नहीं किया, लेकिन बी को आपने डबल कर दिया। तो बी को आपने डबल कर दिया तो रेशो कितना आएगा, बाकी से सब कट जाएगा, राइट। तो 1/2 ही तो आया। तो इसका मतलब रिलेशन क्या बन जाएगा, वो तो रिलेशन बन जाएगा 2r इज इक्वल टू r डैश, एम आई राइट। ये वाला 2 इधर आ जाएगा। तो कभी कभी एग्जाम में वो आपसे इस टाइप के रिलेशन भी खूब पूछेगा, ठीक है। तो मुझे लगता नहीं है कि इस चैप्टर में आपको ये डाउट होना चाहिए, ठीक है। कभी कभी ऐसा भी आता है कि कैटलिस्ट जो होता है वो बताओ कुछ ज्यादा अफेक्ट क्यों नहीं कर पाता, क्योंकि भाई वो फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों को इक्वली करता है, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में अफेक्ट नहीं करता है, ठीक है। और जो कैटलिस्ट होता है वो क्या करता है, एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है। एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाएगी तो पाथवे कम हो जाएगा, पाथवे कम होगा तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट हमारा जल्दी बन जाता है, राइट। तो बस फॉर्मूले जिसको पता है और सिंपल बेसिक बेसिक से क्वेश्चन आते हैं इस पे भी, तो आई डोंट थिंक सो कि इसके अंदर अब कोई ज्यादा टिपिकल क्वेश्चन होना चाहिए। इतना ही इजी आता है, काफी इजी थी। और बोर्ड के अंदर तो मोस्टली एनसीईआरटी के ही क्वेश्चन आते हैं, तो चिंता वाली कोई बात ही नहीं है, ठीक है। तो आज हम यहीं पर ही खत्म कर रहे हैं, ठीक है। तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। सो बाय बाय, टेक केयर।